नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। बात करेंगे नक्सलवाद के अंत की, क्योंकि आपको ध्यान है कल बड़े विस्तार से गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि किस प्रकार से 31 मार्च 2026 का जिसको उन्होंने वादा किया था, तो उन्होंने ये बिल्कुल अपना क्लेम किया और ये बताया कि भाई आज की डेट में, यानी कह रहे हैं कि हम नक्सलवाद को समाप्त घोषित कर सकते हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि भाई सेंट्रल कमेटी के 21 सदस्य थे, वो सारे के सारे या तो मारे जा चुके हैं और या फिर उन्होंने सरेंडर कर दिया है। फिर कह रहे हैं स्टेट कमेटी, जो स्टेट कमेटी है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, इन 3 की जो स्टेट कमेटी है, इनके सारे सदस्यों ने सरेंडर कर दिया, सारे, एक भी नहीं बचा। फिर कह रहे हैं कि जो 4 जो बची हैं, एंड ऑफ द 4 रिमेनिंग, जो बचे 4, ओडिशा में 1 सरेंडर्ड, 3 किल्ड, तेलंगाना में 6 सरेंडर्ड एंड 3 किल्ड, नॉट अ सिंगल वन रिमेन्स। ऑडिट ब्यूरो सेंट्रल स्ट्रक्चर कंप्लीटली डिसमेंटल्ड। तो भाई फिर अब क्या बचा? थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है इक्का दुक्का, वो भी सब भागते घूम रहे हैं, वो आपके झारखंड में, आंध्रा में वैसे भी सारे के सारे समाप्त हो चुके हैं। कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है। और जो उन्होंने आंकड़े बताए वो वाक़ई चौंका देने वाले आंकड़े हैं, और चौंका देने वाले आंकड़े इसलिए हैं क्योंकि जब से उन्होंने यह कार्यक्रम आरंभ किया, आपको ध्यान हो 2022 में आरंभ किया गया था ऑपरेशन ऑक्टोपस, और ऑपरेशन ऑक्टोपस के बाद में फिर एक ऑपरेशन डबल बुल ये आरंभ किया गया था। यहाँ से इसकी शुरुआत होती है और फिर धीरे-धीरे शिकंजा कसते हुए, विशेषकर जब छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आ गई, तो उसके बाद से अब आज की डेट में ये पूरा का पूरा ये इन्होंने समाप्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमने कहा था कि हम मार्च 31 को नक्सल मुक्त करेंगे और नक्सल मुक्त हो गए हैं। अब इसे कहने में कोई तकलीफ नहीं है। अब आप ये देखें कि आज की डेट में एक ज़माना था इनके जो है वो आरंभ को ट्रेस करें, एक ज़माना था, अब याद करेंगे औरंगाबाद की जब जेल ब्रेक हुआ था, तो कोई 3000 से अधिक लोगों को छुड़ा लिया गया था, जिसमें 1000 से ऊपर तो हार्डेंड नक्सलाइट्स थे और करीब 300 सीआरपीएफ के लोग थे, वो 1000 से ऊपर लोगों ने तो वहाँ हमला किया था और ओवर पावर करके सीआरपीएफ और जो लोकल पुलिस थी, उसको सबको ओवर पावर करके इनको छुड़ा लिया था। ये हालात हुआ करते थे उस टाइम के, ये 2005 की बात है। उसके बाद कितने बड़े-बड़े जो है वो नरसंहार हो गए, आप याद कीजिए कि जब 76 सीआरपीएफ के लोग मारे गए थे, तो जेएनयू में पटाखे चलाए गए थे भाई साहब। उसके बाद वो झीरम वैली का हत्याकांड सबको याद होगा, जिसमें छत्तीसगढ़ की पूरी कांग्रेस यूनिट अजीत जोगी को छोड़कर, क्योंकि अजीत जोगी जो थे, उनको लोग कहते हैं कि उनको पता था, संभवतः करवाया ही उन्होंने होगा, जो भी था। अब तो वो भी नहीं है। तो पूरी की पूरी जो उनकी टॉप लीडरशिप थी, इंक्लूडिंग विद्याचरण शुक्ला, महेंद्र कर्मा, वो सारे के सारे मारे गए थे। वहाँ से लेके आज की स्थिति, 126 जिले थे, 12 स्टेट्स थी, 70% क्षेत्र जो था भारत का वो नक्सल प्रभावित था। उसको लेके आज केवल 2 जिले बचे हैं भाई साहब। केवल 2 जिले बचे हैं, और वो 2 जिले कौन से हैं? वो अभी भी छत्तीसगढ़ के 2 जिले हैं, सुकमा और बीजापुर। और उस सुकमा और बीजापुर में भी मामला उनका पूरा ठंडा पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई ओ, बहुत स्ट्रांगली वहाँ चल रहे हों, ठंडा पड़ा हुआ है। लेकिन इसकी कॉस्ट क्या लगी, ये देखिए आप। जो इस पीरियड की बात कर रहे हैं, ये पीरियड
2024 से लेके और 30 मार्च 2026 जिस दिन इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, 4,839 माओइस्ट ने सरेंडर किया। 2,218 को अरेस्ट किया गया और 706 जो हैं वो मारे गए। 706 मारे गए। अब आप सोच सकते हैं कि इस पीरियड में ये जो रेड कॉरिडोर था, ये लोग 12 करोड़ लोगों के ऊपर शासन करते थे और 20,000 लोगों की हत्या हुई है। 20,000 लोगों की हत्या हुई है। जब से आप आरंभ करें, अगर नक्सलवादी मूवमेंट से आरंभ करना चाहें, या कि आप बाद में जब 90s और 2000 का जो दशक थे, उसमें जो है बहुत ज़्यादा मूवमेंट ज़ोर पकड़ा, विशेषकर यूपीए ईरा में इसने बहुत ज़ोर पकड़ा। उसकी आप याद करें तो 20,000 लोगों की हत्या हुई है, जिसमें 5,000 जो हैं वो 5,000 सिक्योरिटी के लोग हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं। है ना कमाल? अब बस्तर को छोड़ के और के दूसरा जो क्षेत्र पाया जाता था झारखंड में, गुमला, लातेहार, लोहरदग्गा, ये जो पीरियड है, ये जो स्थान पाया जाता है, वहाँ से भी सफाया हो चुका है। वहाँ भी अब कुछ नहीं बचा है। बालाघाट याद कीजिए मध्य प्रदेश का, और ऊपर याद कीजिए ये पूरा छत्तीसगढ़ का जो नॉर्दर्न इलाका था आपका, सरगुजा वगैरह का। ये सब के सब जो थे वो पूरे, यानी यहाँ पर आप इनको चंदा दिए बिना जीवित नहीं रह सकते थे, अपना कारोबार नहीं कर सकते थे। ये पूरे करीब 200-250 करोड़ रुपए की उगाही किया करते थे ये नक्सलवादी। 200-250 फीस की उगाही किया करते थे। अब आप ये देखें कि 200-250 करोड़ की उगाही क्या होती है? और अभी भी जो अर्बन नक्सल्स जो हैं, जो इनकी सहानुभूति में खड़े होते हैं, तो जो बड़े फिगर इनके जिनसे इनका डिमोरलाइज़ेशन वाक़ई हुआ, उसमें जो बासवराज या जो नंबला केशव राव थे, इनके जो मेजर माओइस्ट कमांडर जो थे, और माडवी हिडमा, इनके मारे जाने के बाद फिर ये बहुत भारी डिमोरलाइज़ेशन शुरू हुआ और बहुत भारी तादाद में फिर नक्सलाइट्स ने सरेंडर आरंभ किया। यही जो मैंने बताया आपको, ऑपरेशनल ब्लैक फॉरेस्ट और इनके सब के कारण ये हुआ। लेकिन ये भी देखें कि कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया गया, कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना गया इसमें पूरे क्षेत्रों में। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके रोड्स बनाई गईं, वहाँ पर जो सरकारी स्कीम्स हैं वो पहुँचाई गईं, लोगों में धीरे-धीरे विश्वास जगाया गया। ये सब होने के बाद ही यहाँ पर ये हो पाया कि भई लोग जो हैं वो नक्सलवादियों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हुई, वरना तो पहले तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलती थी। जब इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिले तो आप कर भी क्या सकते हैं? सबसे पहले ये आरंभ किया गया था जो पुराना आंध्र प्रदेश था। पुराने आंध्र प्रदेश में आप याद करें कि वहाँ पे नक्सल्स की पैरेलल गवर्नमेंट चला करती थी। जो इनका नक्सल प्रभावित जो नॉर्दर्न तेलंगाना जो तेलंगाना वाला एरिया था। तब वहाँ पर एक आपको याद होगा कि ग्रे हाउंड नाम की एक फ़ोर्स बनाई गई थी। सो ग्रे हाउंड नाम की फ़ोर्स जो थी उससे इन्होंने तेलंगाना में धीरे-धीरे करके और नक्सलवाद का लगभग सफाया कर दिया था उस ग्रे हाउंड ने। वो ग्रे हाउंड बड़ी स्पेशल फ़ोर्स थी, बड़ी उसको स्पेशल पावर थे, उस स्पेशल पावर्स के साथ में वो फ्रीली ऑपरेट करती थी और फ्रीली ऑपरेट करके वो अपने कार्य अंजाम देती थी। उसमें किसी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं था, कोई कोई उसके रोकता नहीं था। वो अपने टारगेट स्वयं चूज़ करते थे और स्वयं वो टारगेट्स जो थे उनको, आपको याद होगा कि उस वक़्त तो नक्सलवादियों की इतनी औकात थी या उनकी हिम्मत इतनी बढ़ी हुई थी कि उन्होंने तो तिरुपति जाते समय चंद्रबाबू नायडू के काफ़िले तक पे हमला कर दिया था। ये हाल था उस नक्सलवाद का।
हालाँकि नक्सलवाद जो है वो अभी दिल में तो है ही। और बात करते हैं ये कि साहब कि ये गरीबों को पावर देंगे, लेकिन जहाँ भी नक्सलवादियों ने अपना गढ़ बनाया, उन्होंने उस पूरे क्षेत्र को आइसोलेट करके रख दिया, उसको अलग-थलग करके रख दिया। उनको ना तो कोई हेल्थ सुविधा मिलने दी, ना उनको कोई शिक्षा की सुविधा मिलने दी, ना उनको कोई सरकारी स्कीम्स का लाभ मिलने दिया। जो कुछ भी आता था, वो सब वो खुद अपने हाथ और अपने जेब में भरते थे और उससे आर्म्स और एम्यूनिशन खरीदते थे, थोड़े बहुत खरीदते थे और बहुत कुछ लूटते थे। एक असेसमेंट ये कहता है कि भई जो 90% जो उनके हथियार हैं, वो लूटे हुए हथियार हैं, लेकिन लूटे हुए हथियारों के लिए भी एम्यूनिशन चाहिए होता है। वो सप्लाई उनको मिलती थी और वो सप्लाई कौन देता था? वो सप्लाई के लिए इनके जो थे वो ट्रांसनेशनल यानी विदेशों से ताल्लुकात थे। उसमें आईएसआई, चाइना ये सारे लोग मदद किया करते थे। ये सारे जब लिंक्स तोड़े गए, जब इनके पास आर्म्स और आर्म्स तो थे, एम्यूनिशन की कमी होने लगी और फिर चारों तरफ से दबाव बढ़ाया गया और साथ में डेवलपमेंटल इनिशिएटिव लिए गए। उसका ये परिणाम है कि आज हम ये कह सकते हैं कि पूरा देश जो है वो नक्सल मुक्त हो चुका है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।